कमरे की बालकनी में खड़ा ग्रिल पर हाथ रखे लॉन में झांकते हुए वो जामिन के इंतज़ार में था। हाँ बोल भाई, बालकनी के अंदर आते हुए जामिन लकड़ी की जदीद तर्ज से बनी कुर्सी पर बैठा था। तुम भी चल लेते तो अच्छा होता, अब सब मुझे अकेले देखना होगा। दारिम अब ग्रिल से टेक लगाकर सीने पे हाथ बांधते बोला था। नजरें उसकी जामिन के चेहरे पर थीं। एक हफ्ता दो मुझे, फिर मैंने आ ही जाना है। टांग पर टांग जमाई वो आरामदेह हालत में बैठा था, जबकि एक हाथ में उसके कॉफ़ी का मग था। अजीब हो तुम यार, वो कुर्सी पर आन बैठा और उसके हाथ से कॉफ़ी का मग लिया था। काम देख लेना तुम, ओके बेटे, और ज़रा मेरी साली को सही से लेकर जाना। तुम्हारी शिकायतें आई हैं मेरे पास। जामिन उसके चेहरे को गौर से देखता तशवीश ज़दा लहजे में बोला था। रियली? मैंने क्या उसे बीच रास्ते में छोड़ा था जो उसने तुमसे शिकायतें की हैं? दारिम को शायद लगा था कि वो जामिन को सब बता चुकी है, लेकिन जामिन से कौन सा वो डरता था। अरे मेरा मतलब है कि तुम उसे तंग नहीं किया करो। अगर कुछ कह नहीं रहा तो ये मतलब नहीं कि तुम औकात से बाहर आओ और फ्री हो जाओ उसके साथ। जामिन ने सख्त लहजे में कहा था। यार हमारी लड़ाई हो जाएगी अब। दारिम को अच्छा नहीं लगा था। उस लड़की के लिए तुम मुझे ये नहीं कह सकते। अगर मसला है तो खुद ले जाओ। वैसे भी तुमने ही मुझे लाने का कहा था। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कि उस हुस्न की मलका का ड्राइवर बनूं। दारिम तप कर बोला था। मतलब तुम ये समझते हो कि वो हुस्न की मलका है? जामिन महजूज हुआ था। शट अप जामिन। वो उसे देखता रह गया था। मॉम, इस सब की क्या ज़रूरत है? बुरहान लंच के बाद अपने कमरे में आया तो एकदम हिल कर रह गया था। अपने कमरे को इतना डेकोरेट देखकर उसे अच्छा नहीं लगा था। बेटा ये तो करना ही था। वो एक दो चीज़ें समेटते हुए बोली थी। व्हाट यू मीन? मेरा ऐसा कोई इरादा मूड नहीं था मॉम, वो चिल्लाया था। अपने बेडरूम को पूरा सजा देखकर वो चिढ़ कर रह गया था। तुम्हारा इरादा नहीं था, लेकिन मारिया के तो अरमान होंगे ना। और वैसे भी हयाम के टाइम तुमने एक चीज़ खुद ही डेकोरेट की थी। बेटा लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, अपने लहजे को धीमा रखना। और अब रेस्ट कर लो, फिर सुकून से चले जाना। मैं सारा सामान भिजवा देती हूँ ड्राइवर के साथ। उसके कंधे पर हाथ रखकर आरजू बेगम ने अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से उसे समझाया था। लेकिन मॉम, इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद ना रखें आप। चाहते हुए भी मैं उसे वो मुकाम नहीं दे सकूँगा जो देना चाहिए एक बीवी को। वो थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठा था। औरत में इतनी ताकत होती है कि वो मर्द को अपनी तरफ राग़िब कर ही लेती है। वक्त लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आज उसकी बारात का दिन था। उनकी शादी बिल्कुल सिंपल रखी गई थी। बुरहान उनकी बात सुनकर चौंक सा गया था। क्या वो इतनी जल्दी उसकी तरफ राग़िब हो जाएगा? उसका दिमाग कल रात से ही यही सोच रहा था। न जाने किस तरह वो रात में रिएक्ट कर सकेगा। फ्रंट सीट पर बैठी वो मोबाइल में गुम, हेडफोन कान से लगाए मुस्कुराहट पर मुस्कुराहट बिखेरे जा रही थी। दारिम एक बार फिर उसको ड्रॉप करने के लिए कुर्बानी का बकरा बना हुआ था, और फिर इतने लंबे सफ़र में उसे बोरियत का एहसास हुआ था। वो चाहता था कि सब छोड़कर उसकी कम से कम बोरियत ही वो ख़त्म कर दे। अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जब उसने सामिया के हाथ से मोबाइल छीना था और डैशबोर्ड पर फेंका था, सामिया ने पल भर में दारिम को देखा था जहां संजीदगी छाई हुई थी, और फिर अपने फ़ोन को जो डैशबोर्ड पे पड़ा था। अपने कानों से उसने हेडफोन्स हटाए थे और अपना हाथ डैशबोर्ड की तरफ बढ़ाया था। खबरदार जो तुम्हारा हाथ इस तरह आया। उसका डैशबोर्ड की तरफ बढ़ता हुआ हाथ वो थाम कर गुस्से से बोला था। ये क्या बदतमीज़ी है? मेरा फ़ोन क्यों लिया है तुमने? सामिया एकदम रूहानसी से अंदाज में बोली थी। दारिम से वो थोड़ा झिझकने और डरने लगी थी। जब से उसने जो तमाशे किए थे तब से वो ज़रा तमीज़ में आ गई थी। बदतमीज़ी कब है ये? उसके हाथ को अपने हाथ से दबाता हुआ वो बोला था। सामिया को उसकी गिरफ्त में सख्ती महसूस हुई थी। मेरा हाथ तो छोड़ दो, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। दारिम ने उसका हाथ छोड़ा था। अब तुम अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगी? दारिम अटल लहजे में बोला। क्यों? सामिया ने फ़ौरन पूछा था। क्योंकि मुझे भूख लगी है और तुम मुझे जल्दी से कुछ खिलाओ। वो उसको देखता तंजिया मुस्कुराहट लिए बोला था। मैं खिलाऊं? सामिया ने खुद की तरफ इशारा करके बोला था, जैसे यकीन दहानी करना चाहती हो। यस, तुम जल्दी करो, वो हामी भरता बोला। गाड़ी कुछ देर रोक लो और ख़ुद खा लो, वो अपनी तरफ से सही मशवरा देते बोली थी, क्योंकि वो हद से ज़्यादा अब कन्फ्यूज़ सी हुई थी।
दारिम की नज़रें उसे घबराने पर मजबूर कर देती थी। तुमसे मशवरा नहीं मांगा मैंने, उसने सामिया को आंखें दिखाई थी, ना चाहते हुए भी वो सीट के पीछे करके बैक सीट से खाने के पैकेट उठाकर उन्हें छानने लगी थी। क्या कर रही हो? हयाम की बच्ची, तुम पढ़ने जाओगी? वजीहा ऑफिस से आकर उसके बेडरूम में ही चली आई थी। हयाम बेड पर किताबें बखेरे बैठी थी जो जामिन ने उसे कुछ देर पहले ही ला कर दी थी। उसकी आवाज़ पर उसने ध्यान किताबों की तरफ से हटाया था। तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? वो वजीहा के खिलते चेहरे को देखते हुए बोली थी। देखो बहन, तालीम एक जेवर है और ये जेवर सबके पास होना चाहिए, वो आंख दबाती मजाहिया लहजे में बोली थी। जामिन ने उसे बताया था कि वो हयाम पढ़ने पर राज़ी नहीं थी, लेकिन जामिन ने ज़बरदस्ती की। शादी के बाद पढ़ के मैं क्या करूँगी? हयाम मुंह बनाकर बोली थी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। ज़रूरी तो नहीं है ना, शादी के बाद बच्चे ही पाले जाएं। अगर तुम्हें बच्चे ही पालने हैं तो कोई बात नहीं, जामिन को बुलाकर बोल दो कि अब मेरी उम्र बच्चे पालने वाली है, मुझे नहीं पढ़ना। वजीहा काउच पर बैठती सीरियस लहजे में बोली थी। आहिस्ता बोलो वजीहा, बाथरूम में ही है। वजीहा की तेज़ आवाज़ पर वो ज़ोर से बोली थी। बच्चे के लफ्ज़ पर उसका चेहरा सुर्ख सा हुआ था। तो आएगा बाहर तो यही बोलूँगी मैं, उस ज़िद्दी लहजे में बोली थी, जबकि हयाम सर पकड़ कर रह गई। वजीहा तुम अभी जाओ, कल आना, अभी वैसे भी रात हो गई है। हयाम सोफे से खड़ी होती जल्दबाजी में बोली थी। कुछ भरोसा भी ना था, वैसे भी ये तीनों दोस्त बहुत बेबाक थे। अरे जामिन को तो बाहर आने दो यार। वजीहा आंखें निकाल कर बोली थी। नहीं तुम जाओ। वो ज़बरदस्ती करते हुए उसे कमरे से निकाल चुकी थी। उसको कमरे से निकाल कर वो सुकून में आई। जामिन तो था ही बेशर्म, वजीहा भी कम ना थी, ये उसका तज्जिया था। रेड कलर की कमर तक आती शर्ट में गोल्डन काम से भरे लहंगे को जेब तन किए, ब्लैक दुपट्टा जिसके कॉर्नर्स गोल्डन रंग के काम से भरे थे, बालों का लूज जूड़ा, जबकि चेहरे पर बिखरी शरारती लटें, माथे पर माथा पट्टी सेट किए, सुर्ख लिपस्टिक समेत लाइट मेकअप किए वो हसीन ही तो लग रही थी। आज के दिन वो खुद से तैयार हुई थी। उसने बिल्कुल भी कोशिश ना की थी कि पार्लर जाकर तैयार हो। वैसे भी वो मल्टी टैलेंटेड थी, खुद को संवारना अच्छी तरह आता था उसे। आज के दिन वो बेहिसाब खुश थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि पंख लगाकर हवा में उड़े। कुछ देर पहले उनका निकाह हुआ था और अब वो उसकी बीवी मिसेस मारिया बुरहान बन गई थी। मिसेस मारिया बुरहान बने। वो अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ी उस चौंका देने वाले रूप को देख रही थी। अपने दरवाजे की तरफ आते कदमों की आवाज़ सुनकर वो फौरन बेड की तरफ भागी थी और घूंघट डालकर बैठ गई थी। आने वाले लम्हात के लिए उसका दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा था। चेहरे पर खूबसूरत तबस्सुम था। बुरहान दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था और दरवाज़ा लॉक किया था। मारिया का ना चाहते हुए भी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इतनी बोल्ड होने के बावजूद भी वो घबरा सी गई थी। फितरी शर्मो हया उसके चेहरे पर फैल गई थी। दरवाजे से टेक लगाए वो खड़ा हो गया था जैसे खुद को कंपोज कर रहा हो, जबकि मारिया के लिए ये लम्हे गुजारना मुश्किल हो रहे थे। फिर वो एकदम उसके पास आने की बजाय बाथरूम की सिमत बढ़ गया और लॉक कर लिया खुद को अंदर। मारिया ने घूंघट हटाकर कमरे को देखा था। मोमबत्तियों की रोशनी से रोशन, ये फूलों से महकता कमरा, कौन नहीं चौंकता। लेकिन बुरहान को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बैठकर इंतज़ार करने लगी थी। 10 मिनट बाद वो नाइट गाउन में वापस आया था और अब भी वो उसके पास नहीं आया था, बल्कि बेड की अपनी साइड पर जाकर बैठ गया था। शायद उसको मारिया के मुकाबिल बैठना चाहिए था, लेकिन उसका दिल भी नहीं किया था कि मारिया पे नज़र भी डाले। मारिया प्लीज़ चेंज योर ड्रेस। बैकग्राउंड से टेक लगाता कंबल पाँव पर फैलाता वो बोला था। मारिया ने अचंभे से उसकी तरफ देखा था कि सुनने में शायद गलती हुई हो। बुरहान, मारिया ने हल्के से कहा था। यार आई वांट स्लीप राइट नाउ, हम सुबह बात कर लेंगे। आंखों पर बाजू रखता वो मोहतात अंदाज में बोला था। मारिया को न जाने क्या हुआ था। बुरहान की इस हरकत पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बेड से उठी थी। उसी वक्त बुरहान भी मुतवज्जो हुआ था। चूड़ियों और पायल की आवाज़ पर उसका ध्यान ना चाहते हुए भी उसकी तरफ गया था। मारिया ने दुपट्टा सर से उतार कर बेड पर रखा था जहाँ से वो उठी थी और अलमारी की तरफ चली गई थी। बुरहान की तरफ अब उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, जबकि बुरहान उसके दो आतिशा रूप को देखकर मबहूत सा हुआ था। लेकिन जल्द ही वो खुद को कंपोज करता आंखें मूंद गया था।
जबकि वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। शाम को वो सही सलामत सामिया को ड्रॉप कर चुका था और 2 दिन के लिए वो लाहौर में ही स्टे का इरादा भी कर चुका था। इब्राहिम साहब से बैठकर उसने आज अच्छी खासी बातें की थी, जिसमें उसे मालूम हुआ था कि वो फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। पिछले काफ़ी टाइम से वो सामिया को ही सोच रहा था। वलीमे वाले दिन शायद उसने गलत किया था, लेकिन बाद में ये तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो हंस दिया था। सुबह 8 बजे वो बेदार हुआ था, जल्दी जल्दी तैयार हुआ, गाड़ी लेकर मिशन नंबर 1 पर निकला। रैश ड्राइविंग करते हुए वो यूनिवर्सिटी के दाखिली गेट तक पहुंचा था। गाड़ी पार्क करके वो बाहर निकला, ग्लासेस आंखों पे लगाए थे और आगे की तरफ बढ़ा था। इब्राहिम साहब के बताए हुए वक्त पर वो आ गया था। उस वक्त वो फ्री होते थे। उनके ऑफिस का दरवाज़ा नॉक किया। इजाज़त मिलने पर वो अंदर आया था। अस्सलामुअलैकुम। वो कुर्सी पर बैठता हुआ सलाम दुआ करने लगा था। कॉफ़ी, चाय या जूस? फ़ोन हाथ में उठाते इब्राहिम साहब बोले थे। अंकल, बस आपका कुछ कीमती वक्त। दारिम के जवाब पर वो लाजवाब से हुए थे। मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का ऑर्डर किया था। और टीचिंग के अलावा आपको सियासत में इंटरेस्ट है अंकल? वो बेतकल्लुफ़ी से बोला था। नहीं, लेकिन जो लोग सियासत करने की कोशिश करते हैं फिर ना चाहते हुए भी मुझे दिलचस्पी हो जाती है, वो मौदबाना अंदाज में बोली। केमिस्ट्री क्या सोच के अंकल आपने ली थी? मतलब इन केमिकल्स के साथ कैसे खेल लेते हैं? वो किसी तरह उनको अपने हाथों लेना चाह रहा था। वो कहते हैं ना, जो चीज़ नसीब में हो उससे प्यार हो ही जाता है। पढ़ना फिज़िक्स चाहता था, मिली केमिस्ट्री, और फिर केमिस्ट तक का सफ़र। वो बोले थे, आप बताएं अपने बारे में, क्या पढ़ा है आपने, क्या करते हो? स्टूडेंट की असाइनमेंट पर साइन मारते वो बोले थे, मैं आवाम की खिदमत करता हूँ अंकल। पढ़ा कुछ खास नहीं, ग्रेजुएशन किया रो रो कर, फिर 2 साल अटेम्प्ट देकर CSS किया और फिर फोर्स ज्वाइन कर ली। असाइनमेंट को गौर से देखता बोला, CSS भी रो रो कर किया है क्या? वेरी इम्प्रेसिव। उनका हाथ रुका था और अब वो उसकी तरफ देखते हुए बोले थे। उनकी बात पर वो हंसा था। अरे नहीं अंकल, मेरी कज़न है वजीहा, उसने मुझे और जामिन को पढ़ने में बहुत मदद की, मतलब इंटरेस्ट डेवलप किया। मैं भी यही कह रहा हूँ कि CSS इज़ नॉट एन ईजी गेम। वो होले से मुस्कुराए थे। अच्छा अंकल, मैं आपको कैसा लगता हूँ? एक हाथ से वो अपने बाल संवारता, ब्राउन जैकेट का कॉलर ठीक करता, चेहरे पर संजीदा तासुरात समेत बोला था। इब्राहिम साहब उसको देखकर होले से मुस्कुराए थे। आप तो बहुत नेक बच्चे हो। वो उसके बाल अपने हाथ से बिगाड़ते हुए बोले, जिसकी वजह से उसके सेट किए बाल फिर से माथे पर बिखरे थे। क्या मुझे नेक लड़की मिल जाएगी फिर? वो कहते कहते रुका था, जबकि इब्राहिम साहब ने एकदम चौंक कर उसे देखा था। मेरा मतलब है अंकल, क्या मैं इतना नेक हूँ कि कोई भी बाप मुझे अपनी बेटी बआसानी दे दे? उनके हाथ थाम कर वो तकल्लुफ़ भरे अंदाज में बोला, इतने अच्छे वेल पोस्ट पर हो, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, फोर्स साथ है, तो बिल्कुल कोई भी बाप आंख बंद करके अपनी बेटी दे देगा। वो बोले थे, जो बोले थे सच बोले थे वो। क्या आपको मुझ पर भरोसा है अंकल इतना? अगर आप पे भरोसा ना होता तो अपनी जान से अजीज़ बेटी को अकेले आपके साथ इस्लामाबाद ना भेजता। वो उसे एतमाद दिलाते हुए बोले, अंकल थैंक्स। वो खुश सा हुआ, लेकिन फिर एकदम घबराया था। अंकल, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो इतना कॉन्फिडेंट होकर भी घबराया था। उन्होंने उसे तसल्ली दी थी ताकि वो अपनी बात पूरी कर सके। इन सिंपल वे अंकल, मुझे आपकी बेटी चाहिए, हमेशा के लिए। क्या आप देंगे? वो आंखें बंद करता बोला था। इब्राहिम साहब बिल्कुल नहीं चौंके थे। इतनी उम्र में वो लोगों के लहजे, नीयत, सब कुछ जज कर सकते थे। वैसे भी वो समझ चुके थे कि वो क्या कहना चाहता है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जी अंकल, मैं कोई टीनेजर थोड़े ही हूँ, कोई FBA का फेक सा टीनेजर बिल्कुल नहीं हूँ मैं। 27 साल का मैच्योर लड़का हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो अब ज़रा कॉन्फिडेंट वे में बोला था। आपकी फैमिली कहाँ है फिर? अंकल, पहले मैं खुद आपको इम्प्रेस करना चाहता हूँ। फैमिली का क्या है, रात तक मेरी फैमिली आपके घर मौजूद होगी, लेकिन पहले आप मुझसे इम्प्रेस तो हो जाएं, मुझे अंडरस्टैंड कर लें, मेरे इमोशंस देख लें, तो फिर आप फैमिली को कब लेकर आएंगे? वो मुस्कुराहट जब्त करके बोले थे, जब आप कहें। ओके बेटा, मैं टेक्स्ट कर दूंगा, अभी लेक्चर का वक्त हो गया है। कुर्सी से उठते हुए वो फाइल उठाए बोले थे, जबकि दारिम उन्हें देखता रह गया था। उनके जाने के बाद वो खुल के हंसा था।
کھڑکیوں سے آتی روشنی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کروٹ لے کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ پر نیا اضافہ دیکھ کر اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کمبل ہٹاتا وہ نہانے کی غرض سے باتھ روم چلا گیا تھا۔ ماریا سوئی جاگی کیفیت میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ضامن کو آفس بھیج کر وہ بیڈ روم میں آئی تھی۔ 2 دن بعد اس نے ضامن کا دیا ہوا موبائل چیک کیا تھا۔ واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر، انسٹا، اسنیپ، ایمو، ہر طرح کے ایپ پہلے ہی سٹور تھے۔ یہاں تک کہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا تھا اس کا۔ ہمیشہ کی طرح دھیان اس کا فیس بک پر ہی گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ای میل اور پاسورڈ ڈال کر لاگ ان کیا تھا۔ نوٹیفیکیشن بھلا کر بس وہ آئی ڈی کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے آن ہی کی تھی کہ میسیجز پر رنگ ہوئی تھی۔ نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس نے ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ میسیجز کو اوپن کر کے اس کی پہلی نظر پہلی چیٹ پر گئی تھی، جہاں اسے ابھی ابھی ٹیکسٹ موصول ہوئے تھے۔ چیٹ کا نام دیکھ کر اس کا دل شدید برا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ماریا نے اسے کیوں میسیج کیے ہیں۔ اس کا ارادہ سین کر کے چھوڑ دینے کا تھا، تبھی اس نے چیٹ کھولی تھی۔ لیکن ماریا کی طرف سے بھیجی گئی تصاویر دیکھ کر اس کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کچھ ریسنٹلی پکچرز تھی جو ماریا اور برہان کی بارات کی تھی۔ اس کا دل تو کیا تھا کہ ماریا کو کوئی اچھا سا جواب دے، لیکن تصاویر دیکھ کر ہی اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ تصاویر کچھ اس طرح کے پوز کی تھیں کہ وہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ چیٹ بیک کر کے اس نے مزید چیٹس دیکھی تھی اور اب نیچے والی چیٹ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ سا اڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک ہاتھ منہ پر رکھتی بے ہوش ہونے کو تھی۔ جس چیز کی وجہ سے اس نے موبائل ہی توڑ دیا تھا، اب اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ایک دم دروازہ کھلنے پر اس کا رہا سہا سکون بھی ختم ہو گیا تھا۔ موبائل ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گرا، جبکہ وہ خود آنے والے کو اچانک دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہائے، کیا ہوا؟ ضامن دروازے کو کھول کر اندر آیا تھا اور کبرڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ حیام نے اس کو کبرڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کر موقع سے فائدہ اٹھا کر پاؤں کی مدد سے موبائل بیڈ کے نیچے کیا تھا۔ آپ کیسے آ گئے؟ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے صاف کر دی وہ اس کی طرف گئی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ آفس کے لیے نکلا تھا اور اب اسے دیکھ کر وہ اچھی خاصی چونک گئی تھی۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کبرڈ میں کچھ تلاش کرتا وہ بولا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ خود کو نارمل کرتے بولی۔ اوکے، ایک کام کرو گی پلیز؟ نہ جانے کون سی فائل اس نے کبرڈ سے نکالی تھی۔ جی، ڈیڈ کے روم سے لیپ ٹاپ لے کر آ جاؤ پلیز۔ بیڈ پر بیٹھتا وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ حیام بیڈ کے نیچے نظر ڈالتی وہاں سے گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیوں یہاں آیا ہے۔ ابھی وہ فائل پڑھ ہی رہا تھا جب موبائل بیپ ہوا۔ اس نے اپنا موبائل کوٹ کی جیب سے نکال کر چیک کیا تھا، وہ بند تھا۔ قریب سے آتی آواز سن کر وہ اٹھا تھا۔ اس کا دھیان بیڈ سے نیچے آتی آواز پر گیا۔ پینٹ کے پونچے فولڈ کرتا وہ نیچے بیٹھا تھا اور بیڈ کے نیچے جھانکا۔ حیام کا بجتا موبائل دیکھ کر اس نے اٹھایا تھا۔ وہ کال دیکھ ہی رہا تھا جب حیام نے ایک دم جھپٹنے کے سے انداز سے اس سے موبائل لیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم برا سا مان گیا۔ وہ سامیہ کی کال ہے۔ میسنجر پر کال دیکھ کر وہ بولی تھی۔ موبائل اس نے ضامن سے دور ہی کر لیا تھا۔ ضامن اسکرین بھی نہ دیکھ پا رہا تھا۔ اوکے، بٹ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیپ ٹاپ بیڈ سے اٹھاتا وہ بولا تھا جو حیام لائی تھی۔ حیام نے جلدی سے میسنجر کو بند کیا تھا کہ آئندہ نہ آ سکے۔ اوکے، میں واپس جا رہا ہوں، رات میں بات کرتے ہیں۔ اس کا ٹھنڈا چہرہ تھپ تھپا کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ حیام کی رہی صحیح جان بچی تھی۔ پچھلی راتوں سے وہ مستقل سرچنگ میں لگا ہوا تھا۔ کافی طرح کے ایویڈنس لے کر اس نے پورا کیس اسائن کیا تھا۔ کام یہ ضامن کا تھا، لیکن اس نے ضامن کو ریسٹ دیا تھا۔ فی الحال خود پر ایک نظر ڈال کر اس نے شیشے کی مدد لی تھی۔ بلیک جینز پر بلیک شرٹ اور بلیک ہی جیکٹ پہنے، منہ ماسک سے ڈھانپے، سر پر بلیک کیپ لیے وہ تیار تھا۔ دراز سے پسٹل نکال کر جیکٹ میں ڈالی تھی۔ اپنے ڈاکومنٹس وہ پہلے ہی رکھ چکا تھا۔ ہوٹل روم کا دروازہ لاک کر کے وہ ہوٹل سے باہر آیا تھا۔ اپنی جیپ میں بیٹھ کر جیپ اس نے دوڑائی تھی۔ لائٹ پنک میکسی زیب تن کیے وہ کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ بیٹھنا تو اسے بیڈ پر چاہیے تھا، لیکن آج جو برہان نے اس کے ساتھ کیا تھا، سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا، لیکن اسے کسی کی واقعہ ہوئی موت لگ رہی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو آخر برہان؟ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، وہ اس کی طرف لپک پڑی تھی۔ شوہر کا کوئی اس طرح استقبال کرتا ہے کیا؟ وہ اپنے گرے کوٹ کے بٹن کھولتا،
शैतानी मुस्कुराहट सजा कर बोला था चेहरे पर। ओह वाओ, तो बुरहान साहब ने आखिरकार मान ही लिया कि वो मेरे शौहर हैं। वो अपने हाथों से क्लैप करती तंजन बोली थी। बदकिस्मती से मैं तुम्हारा शौहर ही हूँ अब। बिना उस पर कोई गलत नज़र डाले वो सोफे पर बैठा था और कोट सोफे के एक तरफ डाला था, जबकि अब वो झुककर शूज़ उतार रहा था। हाँ तो आज जो तुमने किया, क्या कोई एक दिन का शौहर इस तरह करता है? उसके सर पर खड़ी चिल्लाई थी। बुरहान ने जूते साइड पर करके एक नज़र उस पर डाली थी, जो गुस्से से बिफरी उसके सामने खड़ी थी। पिंक नेट की मैक्सी में लाइट से मेकअप के साथ बिना किसी ज्वेलरी के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि पूरे फंक्शन में उसके वजूद पे किसी किस्म का दुपट्टा ना था और मैक्सी के अगले पिछले गले बेहद डीप थे। बालों को रोल किए वो पुरकशिश तो दिखाई दे रही थी, लेकिन फोश मॉडल ज़्यादा लग रही थी। बुरहान ने उस पर गहरी नज़र डालकर उसका हाथ इस तरह झटके से पकड़ा कि वो एकदम संभल ना पाई और उसके ऊपर आन गिरी। उसकी कमर में हाथ डालकर उसने सोफे पर लिटाया था और गुस्से से खुद उस पर झुका था। मारिया उस सिचुएशन को समझ ही ना पाई, एकदम घबरा सी गई थी। सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। ये कैसी ड्रेसिंग की थी तुमने आज? क्या कोई बीवी इतनी बेशर्म हो सकती है? सॉरी, क्या कोई एक दिन की दुल्हन इतनी बेशर्म हो सकती है कि उसके सर पर से दुपट्टा ही गायब हो जाए? अपना लिबास देखा है तुमने? उसके चेहरे पर एक थप्पड़ लगाता वो गोया हुआ था। गुस्से की शिद्दत अरूज पर थी। मारिया को समझ ही ना आया कि हुआ क्या है। अपने चेहरे पर पड़ने वाला हाथ उसकी आंखों में नमी ज़रूर ले आया था। कितनी बेहया हो तुम मारिया! अब उसके मुंह का जबड़ा अपने हाथ में सख्ती से पकड़े हुए वो चीखा था, जबकि मारिया का चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ था। आंसू उसके गालों पर जबकि मारिया का चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ था। आंसू उसके गालों पर फैल चुके थे। बुरहान को इतना गुस्सा कभी नहीं आता था, लेकिन जिस तरह पूरे फंक्शन में सबकी नज़र उस पर थी, सबके सब ने उसे जला कर रख दिया था। मारिया पर और फिर खुद पर भी उसे बहुत गुस्सा आया था। अभी उसका गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हुआ था जब उसने मारिया का बाजू पकड़कर उसे झटके से उठाया था और साथ घसीटता हुआ बालकनी की तरफ ले गया था। वो बेजान चीज़ की तरह उसके पीछे खींचती चली आई। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, लेकिन आइंदा तुमने अगर इतनी नाजेबा हरकतें की ना तो तुम्हें जान से ही मार डालूंगा मैं। नोट डाउन इन योर माइंड। उसका हाथ बालकनी में छोड़कर वो बालकनी का दरवाज़ा बंद कर चुका था। बुरहान, दरवाज़ा खोलो! वो एकदम से होश में आई थी जब वो उसे बालकनी में अकेला छोड़कर कमरे में जा चुका था। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। शर्ट के बटन खोलकर उसने खुल के सांस लेना चाहा था। टाई और शर्ट उतार कर उसने एक तरफ डाली थी। स्लीपर पहनकर बाथरूम की तरफ गया। मारिया की हर एक आवाज़ उसने नज़रअंदाज की थी। चाहता तो कमरे से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन फिर वो यकीनन किसी गेस्ट रूम में रात गुजार लेती। बालकनी में इसीलिए बंद किया था कि वो कहीं और न जा सके। आधे घंटे बाद वो शावर लेकर पुरसकून सा बाहर निकला था। हनूज अब भी उसकी आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा खोलो बुरहान, यहाँ बहुत ठंड है, प्लीज़ बुरहान। वो चीखने के अंदाज में रोते हुए बोली थी, लेकिन वो बेड पर लेटकर हेडफोन लगा चुका था और लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगा था, जबकि मारिया बालकनी के एक कोने में बैठी सर्दी से बचने की कोशिश कर रही थी। इस लिबास में उसे अब सही मायनों में सर्दी महसूस हुई थी। दुपट्टा होता तो वाकई वो खुद को ढांप कर इस सर्दी से बचाने की कोशिश कर लेती। गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन के सामने उसने रोक दी थी। 1 मिनट तक वो ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा था और दूर से उस इलाके को देखने लगा था जो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन एक दो जगह रोशनी अब भी कायम थी। फ़ोन की स्क्रीन खोलकर उसने टाइम देखा था, जहां रात के 2 बज रहे थे। बहरहाल सीट बेल्ट हटाता वो गाड़ी से उतरा था और दरवाज़ा लॉक किया था। मास्क नीचे किया और जैकेट में रखा था। खुद को हस्बे आदत नॉर्मल रखा था। गाड़ी से वो बियर की बोतल निकालना ना भूला था। एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में वो बोतल पकड़े आगे बढ़ा। ऊंची नीची सड़कें पार करके वो पहुंच गया था। दरवाजे पर काफ़ी गार्ड्स खड़े थे, लेकिन वो आगे बढ़ा था। कौन हो तुम? एक गार्ड ने उसे रोका था, जबकि वो झूमता हुआ उसके गले आ लगा और बोतल को ज़ोर से पकड़ रखा था उसने। सुकून कहाँ मिलेगा भाईजान, वो उससे अलग होता हुआ बोला था, जबकि बियर की बोतल उसने मुंह से लगाना चाही, लेकिन लगाई ना थी। सिर्फ पोज कर रहा था कि वो पीता हुआ आ रहा है।
गाड़ी उसने उस क्लब से बहुत दूर ही पार्क की थी। जाने दो इसे, दूसरे गार्ड ने कहा था। वो मिस्कीन नज़रों से उसे देखता अंदर चला गया था। अंदर कदम रखकर वो ठीक हो गया था, क्योंकि आगे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन ये क्लब तकरीबन अंधेरे में ही डूबा हुआ था, जबकि रंग बिरंगी मुख्तलिफ रोशनियाँ हर तरफ थी। यहाँ का माहौल देखकर उसे हैरत का झटका बिल्कुल नहीं लगा था। उसे पता था यहाँ यही सब कुछ होता है। वो एक सोफे पर बैठता इधर उधर जायजा लेने लगा था, जब एक लड़की उसके पास चली आई थी। हाय हैंडसम, दारिम ने नज़र उस पर डाली थी। मुख्तसर से टॉप के साथ वो शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए थी और उसके पास ही बैठ गई। मे आई हेल्प यू हैंडसम? उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए उसकी बेड पर हाथ लगाने लगी वो। श्योर, वो मुस्कुराया। बर्दाश्त तो करना था। जबकि वो लड़की एकदम हंसी थी और उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई। कम बेबी, वो उसे साथ लिए मज़ीद अंदर की तरफ आ गई, और वो यही चाहता था कि सब जगहों का ठीक से जायज़ा ले ले। राहदारी से होते हुए वो उसे एक बेडरूम में ले आई थी। राहदारी के आसपास ढेरों कमरे थे, जहां म्यूज़िक और न जाने कैसी कैसी आवाज़ें आ रही थी। बेडरूम में आकर दारिम ने एक नज़र बेड पर डाली थी, जहां सिर्फ बेड ही था, चारों तरफ शीशे थे। वो लड़की उसे बेड पर डालती अब साथ में रखी टेबल से ड्रिंक के 2 ग्लास लाई थी। एक उसकी तरफ बढ़ाया था और एक से खुद पीने लगी। दारिम समझ गया था कि ये शराब है, लेकिन वो उसको बिल्कुल नहीं पी सकता था। क्या हुआ बेबी? दारिम ने ग्लास बेड से नीचे रखा था। कुछ नहीं डार्लिंग, आई एम ऑलरेडी ड्रंक, वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं डार्लिंग, और तुम्हारे ये रेड लिप्स भी, वो सरशारी से कह रहा था। तुम्हारे लिए ही तो हैं। वो बेबाक हुई, जबकि दारिम अच्छा खासा हंसा था, उसके अंदाज पर और खुद पर भी। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी भी ऐसी ही हो, जो कहे मेरी हर चीज़ तुम्हारी ही तो है, इवन मैं तुम्हारी ही तो हूँ। वो आंखों में भरपूर संजीदगी लिए अब बिना मुस्कुराहट से बोला था। पहले रिलेशनशिप बेबी, उसकी कॉलर पर हाथ रखती वो उसके बेइंतहा करीब हुई थी। डार्लिंग, क्यों नहीं? उसको कमर से थामता वो बेड पर लेटा चुका था, लेकिन उस पर झुकने की बजाय वो बेड से उठ गया था। कहाँ जा रहे हो हैंडसम? वी विल मीट टुमारो एट द सेम प्लेस डार्लिंग। जैकेट की जेब में हाथ डालता वो बोला था, और उसका जवाब सुने बगैर वो बेडरूम से बाहर निकल गया था। बेडरूम के बाद वो क्लब से ही बाहर चला गया था। बाथरूम में बेसन के आगे खड़ी वो मुंह पर पानी के कतरे डाल रही थी। उस वक्त उसका दिल शदीद घबरा रहा था। नींद उसे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तबीयत बोझल सी हो रही थी। कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी। जामिन भी ऑफिस से आकर जल्दी ही सो गया था, वरना ये होता कि उसको सुलाकर फिर वो सोता था, जबकि रात के आधे पहर तक वो ना सो सकी थी। करवटें बदल बदल कर वो थक चुकी थी। फ्रेश होने के बाद वो बाथरूम से बाहर आई और बेड पर जाने की बजाय कुर्सी पर खिड़की के सामने बैठ गई। खिड़की से आती ठंडी हवा उसे बेहद सुकून दे रही थी। जामिन की आंख उसे अपने पहलू में ना पाकर खुली थी। एकदम वो हड़बड़ा कर उठा था। इसी तरह वो हसास सा हो गया था। उसकी गैर मौजूदगी जान पे बनाती थी उसकी। हयाम वो कंबल हटाता उसे ढूंढने को निकला था, लेकिन खिड़की के पास उसे कुर्सी पर बैठा देखकर वो सुकून में आया था। चलता हुआ वो उसके करीब आया। क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो बीवी? उसके कंधे पे अपने मजबूत भारी हाथ रखता वो बोला था, जबकि हयाम, जो अपनी सोचों में महव थी, एकदम उसका लम्स पाकर अपने ख्यालों से बाहर आई थी और पीछे मुड़कर उसे देखा था। ऐसे ही वो आराम से बोली थी, जबकि जामिन को उसका मूड और तबीयत दोनों ही ठीक नहीं लगे थे। कंधे छोड़कर अब वो उसके सामने घुटनों के बल कारपेट पर बैठा था और उसके हाथ थामे थे। इतनी रात में यहाँ बैठी मिलोगी तो मैंने डेफिनेटली परेशान ही हो जाना है बीवी। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम बेड पर चलें ताकि मैं सुकून से सो सकूं? उसको कुर्सी से उठाता वो खुद भी उठ गया था। नहीं, मुझे घुटन सी हो रही है, वो मुंह बनाकर बोली थी। जामिन को उसका चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ सा लगा था। ओह, यू मीन तबीयत अप डाउन हो रही है? वो शरारत से बोला था। रात के इस पहर भी उसका दिमाग सही चल रहा था। हयाम उसे घूर भी ना सकी, नजरें नीचे झुका गई। कब से तबीयत खराब है मेरी बीवी की? वो उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठा चुका था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो दोपहर से इतनी परेशान थी, उसका ध्यान नहीं गया था। टेंशन की वजह से उसकी रही सही तबीयत भी बिगड़ रही थी, और अब जामिन की बात समझते हुए उसका मुरझाया चेहरा गुलाबी सा हुआ।
यही कि कब मुझे गुड न्यूज़ सुनाएगी मेरी बीवी। उसका झुका हुआ चेहरा उठाता वो सीरियस सा बोला, जैसे बहुत इंतज़ार में हो, जबकि हयाम उसकी आंखों में देख भी ना सकी। उसका दिल मज़ीद परेशान हुआ। बोलो ना, जामिन ने उसे बोलने पर उकसाया था। जल्दी, वो जान छुड़ाने के लिए तेज़ी से बोली। सुबह हॉस्पिटल ले चलूँगा। उसको लेटाता, उस पर कंबल डालता वो बोला, ऐसी बात नहीं है जामिन। वो उसका हाथ थाम कर बोली थी, इट्स ओके, मैं इंतज़ार कर लूँगा। उसके माथे पर लब रखता वो इत्मीनान से बोला था और उस पर कंबल ठीक किया था। हयाम के पूरे वजूद में सुकून सा उतरा था। उसकी आंख सुबह अलार्म से खुली थी। अलार्म बंद करता वो उठ बैठा था। पहली नज़र उसने अपने बराबर वाली साइड पर डाली जो खाली थी। टाइम देखने के बाद उसे याद आया कि रात उसने क्या कर दिया था। एकदम वो चप्पल पहनकर खड़ा हुआ था और भागने के से अंदाज में बालकनी की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खोलकर बाहर गया और मारिया को देखा जो कॉर्नर पर दीवार से चिपकी सुकड़ी हुई ठंडे फर्श पर लेटी हुई थी। बुरहान नीचे बैठा था और उसे गौर से देखा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान थे। रात को थप्पड़ न जाने वो कैसे मार चुका था। उसे खुद पे बहुत गुस्सा आया था। लाल निशान के अलावा चेहरे पर रोने के भी निशानात मौजूद थे। उसके उड़ियाँ, बाजू और गर्दन सब सुर्ख हो रहे थे। एकदम उसने उसे आगे बढ़कर झुककर गोद में उठाया और कमरे के अंदर लाकर बेड पर डाला था। उसकी नब्ज़ टटोलने के बाद महसूस हुआ कि नब्ज़ काफ़ी मध्यम है, जबकि वो कँपा भी रही थी। कंबल से उसको अच्छी तरह कवर करने के बाद रूम का हीटर ऑन किया था और बेड पर बैठकर सोचने लगा था कि अब क्या करना है। मारिया, मारिया, वो वापस उसकी तरफ आया। अब उसका चेहरा परेशानी से थपथपा रहा था। काफ़ी देर के बाद वो गनूदगी से बाहर आई थी। बमुश्किल उसने आंखें खोली थी। उठो। बुरहान को सामने देखकर वो अच्छी खासी घबरा सी गई थी और उसके कहने पर दर्द को भुलाकर वो उठ बैठी थी। रात वाला किस्सा वो बिल्कुल नहीं भूली थी। कपड़े चेंज करो और नाश्ते पर आओ। जब वो उठ गई तो सारी हमदर्दाना तबीयत बुरहान भुला चुका था। हुक्म देकर वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया, जबकि मारिया उसको देखे गई थी। अपनी किस्मत पर उसे रोना आने लगा था। चेहरा उतरा हुआ था। आंखें मूंद कर वो सोने की कोशिश करने लगी दोबारा।